only 3 months are left for NEET 2025 and this period is the most crucial period. ये टाइम तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर तुमने पूरे साल भी मेहनत नहीं की लेकिन अगर तुम अभी ये 3 महीने बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कर लोगे तो डेफिनेटली you're gonna crack NEET 2025. In this video, I'm going to tell you that how you have to be focused, consistent in your last 3 months, how you have to deal from anxiety, all those demotivations and whatever you are going through. And the most important, what strategy you should follow in the last 3 months to crack NEET 2025. In case you're new to my channel, this is me, Medico Sania Naman, a second year MBBS student in Jawaharlal Nehru Medical College, Bhagalpur, बिहार. लेकिन द लास्ट 3 मंथ हर बच्चा बहुत ज्यादा एंजाइटी से गुजरता है, हर बच्चे को डर लगता है और वो बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड भी होता है. तुम्हें अगर लगता है ना कि सिर्फ एक तुम ही डीमोटिवेटेड हो फील करते हो, तुम्हें अगर ये लगता है कि सिर्फ तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है या फिर तुम्हें ये लग रहा है कि सिर्फ तुम्हारे ही मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, तुम ही डिप्रेस रह रहे हो, तुम्हें एंजाइटी हो रही है, तुम्हें टेंशन हो रही है तुम्हारे रिजल्ट को लेकर के, तुम्हारे मार्क्स को लेकर के, तो ऐसा नहीं है. टेंशन सबको हो रही है, एंजाइटी सबको हो रही है, सब बहुत सारे बच्चों के मार्क्स अभी भी बुरे आ रहे हैं. लास्ट के 3 मंथ को तुम या तो तुम परेशान होकर के, घबरा करके, डीमोटिवेटेड फील करके गुजार सकते हो कि तुमसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, बस इसी बात का पहाड़ा लगा करके, या फिर तुम अपनी इसी एंजाइटी को, अपने इस डीमोटिवेशन को, अपने इस डर को, अपनी इस फिक्र को दूर करके, खत्म करके अपने इस टाइम को प्रोडक्टिव बना सकते हो. क्योंकि ये जो लास्ट का 3 महीना होता है ये सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है. अगर तुमने साल भर भी 12 घंटा 16 घंटा जम के नहीं पढ़ा है और अगर तुम अभी सिर्फ अभी ये 3 महीने में 12 घंटा 16 घंटा 18 घंटा पढ़ जाते हो तो डेफिनेटली तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है. क्योंकि ये लास्ट का 3 महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये लास्ट के 3 महीने में जब तुम रिविजन करने के लिए बैठोगे ना और जब तुम पढ़ना शुरू करोगे एंड जब वो पढ़ते पढ़ते वो जो कंसिस्टेंसी बनती है ना, फिर वो पढ़ने के बाद उठने का दिल ही नहीं करता, बस दिल करता है कि ये भी खत्म कर लूं, वो भी खत्म कर लूं. एंड ये बैठते बैठते तुम कब एक दिन में ही अपने एक सब्जेक्ट के 3-4 चैप्टर इजीली खत्म कर दोगे, जो चैप्टर तुम अभी से 2 महीने पहले करने में 1 हफ्ता लगा रहे थे. क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, इस टाइम पे तुम्हें बहुत ज्यादा प्रेशर होता है एंड सिर्फ और सिर्फ इस प्रेशर की वजह से तुम अभी अपना टाइम को बहुत प्रोडक्टिव बना सकते हो. तो तुम्हें अभी अपने इस टाइम को बहुत प्रोडक्टिव बनाना है. एंड ये जो तुम्हारे ऊपर अभी ये प्रेशर जो लग रहा है ना कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने हैं और इसमें तुम्हें अपना सिलेबस कंप्लीट करके, रिवीजन करके, बहुत सारे मॉक टेस्ट लगा करके और अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना है, ये प्रेशर ही तुम्हें तुम्हारे सिलेक्शन तक ले जाएगा. ट्रस्ट मी. अभी बहुत सारे बच्चों के बोर्ड्स चल रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे बोर्ड्स दे रहे होंगे और बहुत सारे बच्चे ड्रॉपर होंगे जो अपना कंटिन्यूअस ही प्रिपरेशन कर रहे होंगे. तो जितने भी बच्चे बोर्ड्स दे रहे हैं, जैसे ही तुम्हारा बोर्ड्स खत्म हो, कुछ मत सोचो, एक भी दिन मत सोचो कि तुम्हें भी ब्रेक लेना है. अभी तुम फ्रेश पढ़े हुए हो, तुम्हें सब कुछ याद रहेगा एंड तुम जितनी जल्दी ये ब्रेक वाला सिस्टम छोड़ करके तुम वापस अपने ट्रैक पर आ जाओगे ना, क्योंकि तुम्हें सिर्फ अभी ये 3 महीने मेहनत करने हैं, सब कुछ छोड़ के एकदम लग जाओ कि ये 3 महीना अगर तुम अभी रगड़ दिए खुद को तो शायद जो तुम्हारा ड्रॉप लग जाता है वो तुम्हारा ड्रॉप बच सकता है. क्योंकि अभी तुम्हें अपना ये पूरा 3 महीना देना है अच्छे से. एंड जो ड्रॉपर है उनके लिए तो जरूरी ही है देना, उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. अगर तुम पे प्रेशर लग रहा है, अगर तुम्हें एंजाइटी हो रही है तो ये तुम्हारे लिए अच्छी चीज है, क्योंकि तुम्हें पता है तुम मेहनत कर रहे हो और तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हें भी और मेहनत करने की जरूरत है. नाउ इस लास्ट के 3 मंथ को तुम प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हो, क्या कर सकते हो ऐसा कि तुम्हारे ये जो लास्ट का 3 महीना है ये इतना प्रोडक्टिव हो जाए कि तुम नीट में सिलेक्शन ले आओ. क्या तुम ऐसा कर लो कि तुम्हारा 650 प्लस मार्क्स आ जाए. तो लास्ट के 3 मंथ में सारे बच्चे एक ही चीज करते हैं, रिविजन और मॉक टेस्ट. लेकिन बहुत सारे बच्चों के साथ इसमें भी प्रॉब्लम है. बहुत सारे बच्चे का अभी भी बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे किसी का रोटेशन हो गया, किसी का मैग्नेटिज्म हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ बचा हुआ है. बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे चैप्टर्स बचे हुए हैं एंड उसके वजह से वो मॉक टेस्ट नहीं देना चाहते हैं और ना ही वो प्रॉपर रिवीजन करना चाहते हैं. उनके दिमाग में ये होता है, एक चीज कहीं ना कहीं सबके दिमाग में होती है कि अगर मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो मेरा जो टॉपिक बचा हुआ है सबसे पहले मैं वो कर लूं कि मेरा टेंशन खत्म हो जाए, फिर मैं आराम से रिवीजन करना शुरू करूं. मेरे भी माइंड में, मेरे ड्रॉप ईयर्स में ये दिमाग में चीजें चलती थी. मेरी एक फ्रेंड ने भी यही किया कि उसका रोटेशन बचा हुआ था
कि अब टाइम आ चुका था कि उसे मॉक टेस्ट लगाने थे और बहुत रिवीजन करना था, लेकिन क्योंकि उसको रोटेशन वाले चैप्टर्स बचे हुए थे तो उसने बोला कि मैं अभी पहले रोटेशन कंप्लीट करूंगी और रोटेशन कंप्लीट करने के बाद ही मैं कुछ करूंगी, क्योंकि मुझे फिर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बट ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तुम्हें अभी इस टाइम पे ये नहीं करना है कि तुम्हारी कौन से चैप्टर बचे हैं कौन से नहीं बचे हैं। जो चैप्टर तुम्हारा बचा भी है उस पर तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि मान लो तुमसे 20% सिलेबस कवर नहीं हुआ है लेकिन तुम 80% सिलेबस तो कवर करके रखे हो। अगर तुम्हारा अभी भी 20% सिलेबस बचा हुआ है लेकिन तुम्हारा 80% सिलेबस तो कवर है ना, तो तुम्हें अभी स्पेशली इस एंजाइटी को दूर करने के लिए सबसे पहले अपने उन सभी टॉपिक्स को करना है, उन सारे सिलेबस को करना है जो तुम ऑलरेडी कर चुके हो। पहले तुम्हें तुम्हारा 80% सिलेबस को रिवाइज करना है। अभी तुम्हें 80% तुम्हारा जो सिलेबस है उसे रिवाइज करना है अच्छे से, और उसमें भी तुम्हें क्या रिवाइज करना है, स्पेशली जितने भी हाई वेटेज चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है, जो हर साल 3 से 4 क्वेश्चन रिपीटेडली जिससे सवाल आता ही आता है, वैसे चैप्टर्स को छोड़ना नहीं है, किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ना है। और दूसरे वो चैप्टर्स जो तुम करके रख चुके हो, जो तुमने कई बार पढ़ दिया है, जैसे स्टार्टिंग के चैप्टर्स हो गए। मान लो यूनिट एंड डायमेंशन बहुत इजी चैप्टर है, स्टार्टिंग से सबको ही पढ़ता है और हर साल उससे क्वेश्चन भी आते हैं। तो जो ऐसे चैप्टर्स है ना, सबसे पहले तुम्हें उसका रिवीजन करते हुए चलना है, उसके क्वेश्चन बनाते हुए चलना है। नाउ अब तुम्हें अपने लास्ट के 3 मंथ को डिवाइड कर लेना है। सबसे पहले फेब में तुम्हारे जितने भी टॉपिक्स बचे हुए, जितने भी सिलेबस बचे हुए, सबसे पहले तुम्हें उन सबको कवर करना है। एंड मेक श्योर अगर उनमें से कोई हाई वेटेज चैप्टर्स है तो उसके बहुत सारे क्वेश्चन ठीक करने हैं। एंड उसके बाद तुम्हें अपना रिवीजन स्टार्ट कर देना है। अगर तुम फ्रेशर हो तो तुम 12th के टॉपिक से स्टार्ट करो अपना रिवीजन करना। पूरे के पूरे फेब के मंथ में पूरा का पूरा अपना 12th रिवाइज कर जाओ अच्छे से। और अगर किसी का 11th ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो तुम अपने 11th से स्टार्ट करो। मार्च के मंथ में तुम्हें अपना पूरा का पूरा 11th रिवाइज करना है और साथ साथ में बहुत सारे टेस्ट भी लगाने हैं। अब देखो, अगर तुम्हारे मार्क्स ठीक ठाक ही आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो टेस्ट अभी तुम्हें वीक में 2 से 3 लगाने चाहिए और प्रॉपर अपने उस हर टेस्ट की अच्छे से एनालिसिस भी करनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम सिर्फ टेस्ट दोगे और एनालिसिस नहीं करोगे तो तुम्हारे उस टेस्ट का कोई फायदा नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा। ये तो तुम्हें फेब में और मार्च में अपना पूरा का पूरा रिवीजन अच्छे से करना है और साथ साथ में टेस्ट देने हैं। देन आफ्टर तुम्हारा जो वो लास्ट का 1 महीना होगा, अप्रैल का मंथ, उसमें तुम्हें बहुत टेस्ट देने हैं और तुम्हें बहुत ही तगड़ी वाली रिवीजन करनी होगी, बहुत अच्छा रिवीजन करना होगा तुम्हें उसमें। अब तो तुम्हें 12 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। तो अभी तुम्हें वो वाली मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये टाइम तुम्हें बार बार मिलेगा भी नहीं। बस ये सोचो कि ये 3 महीना ही है और इस 3 महीने के बाद तुम किसी एक अच्छे से मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे। और जितने भी बच्चे मेरी ये बात सुन रहे हैं ना, इसमें से 99% बच्चे सिर्फ सुनते हैं, सिर्फ 1% बच्चे ही उसे पे अप्लाई करते हैं और 1% बच्चे ही काम करते हैं, और वही बच्चे सिर्फ मेडिकल कॉलेज तक पहुंच पाते हैं। तुम कोशिश करो कि तुम उन 1 बच्चों में से हो और तुम मेडिकल कॉलेज तक पहुंच के दिखाओ। अभी इस टाइम पे हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग अपना पूरा पोटेंशियल लगाया हुआ है, सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी स्टिल आप एक दूसरे को देख के, अपने आसपास की कंपटीशन को देख करके डर जाते हो, बहुत नर्वस हो जाते हो। आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे के अगर ज्यादा मार्क्स आ रहे होते हैं, उसका 650 प्लस मार्क्स स्कोर आ रहा होता है, और अगर आपका नहीं आ रहा होता है तो आपको लगता है कि उसका तो सिलेक्शन होगा ही होगा लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तुम हमेशा इस रिग्रेट में जीते हो। देखो, मैं यहाँ पे तुम्हें अपना एग्जाम्पल देके बताती हूँ। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था मेरी सेकेंड ड्रॉप ईयर में, जब मैंने पीडब्ल्यू पाठशाला में ऑफलाइन टेस्ट इनरोल किया था और मैं वहाँ पे ऑफलाइन टेस्ट देती थी। तो मेरी वहाँ पर एक फ्रेंड बनी थी जो कि बहुत अच्छी थी, एंड हमेशा उसके टेस्ट में 620 प्लस स्कोर ही आते थे। एट द टाइम ऑफ माई सेकेंड ड्रॉप उसके हमेशा 620 प्लस मार्क्स आते थे और मेरे 620 से कम ही होते थे, मेरे 600 के अप्रॉक्स में रहते थे, 580, 590, 600 ऐसा, और उसका हमेशा 620 प्लस। तो मुझे लगता था कि उसका तो सिलेक्शन फॉर श्योर है, मेरा थोड़ा कम चांसेस है। एंड मेरा हुआ भी था, सेकेंड ड्रॉप में मेरे वही 580 मार्क्स ही मेरे आए थे, लेकिन उसके मार्क्स मुझसे भी कम आए थे, उसके मार्क्स मुझसे 40 नंबर कम आए थे। एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि उसका तो सिलेक्शन होगा ही, क्योंकि वो हर टेस्ट में टॉप करती थी। तो अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे आसपास जो बच्चा टॉप कर रहा है तुम्हारे बैच में, तो उसका सिलेक्शन होगा और तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा,
तुम इस डर में जीने लगते हो, ये डर ही तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हें पुल बैक कर लेता है। तो तुम्हें सबसे पहले तो अपने इस दिमाग से इस डर को निकालना है। एंड एट द एंड जब मैंने थर्ड ड्रॉप लिया तो थर्ड ड्रॉप में मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन उसको सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं ये बोल के किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं बस इतना बता रही हूँ कि अगर तुम्हें ये लगता है कि कोई बच्चा तुम्हारे सामने है और वो बहुत तेज है पढ़ने में, तो सिर्फ उसी का सिलेक्शन होगा और तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये जो लास्ट के 3 महीने की मेहनत होती है, ये डिसाइड करती है तुम्हारा सिलेक्शन। तुम्हारा खुद पे कॉन्फिडेंस है या नहीं, ये डिसाइड करती है तुम्हारा सिलेक्शन, ना कि कोई और कितना मेहनत कर रहा है, कोई और कितना कॉन्फिडेंट है। ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे दोस्त के नंबर अच्छे आ रहे हैं और तुम्हारे नंबर उतने अच्छे नहीं आ रहे, तो सबसे पहले अपने इस दिमाग से इस बात को निकालो जो कि तुम्हारे एंजाइटी का सबसे बड़ा रीजन है। दूसरी बात, तुम्हारे एंजाइटी का रीजन ये भी हो सकता है कि तुम अपने टेस्ट में कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो और तुम्हें तुम्हारा टेस्ट जिस तरह से देना चाहिए था, तुम उस तरह से अपना टेस्ट नहीं दे रहे हो। तो इस पे भी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है। अगर टेस्ट कैसे देना है, कैसे उसकी एनालिसिस करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब कुछ मैंने प्रॉपर बनाया हुआ है। तो अगर तुमने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा, तो सबसे पहले जा करके अब वो वीडियो देख लो, ताकि तुम्हारा ये पॉइंट क्लियर हो जाए। एंड द लास्ट थिंग, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें रिविजन कैसे करना है। आइडियल वे ऑफ रिविजन क्या होता है, क्या होना चाहिए, ये तुम्हें नहीं पता है, जिसकी वजह से तुम रिवीजन में अपने कहीं ना कहीं लैक कर रहे हो एंड तुम्हारी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हो रही है और तुम्हें एंजाइटी हो रही है। इस लास्ट के 3 मंथ में कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस है खुद पे, तब ही तुम्हारा सिलेक्शन होगा। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो अपने अंदर। एंड रिविजन कैसे करना है तुम्हें इस लास्ट के 3 मंथ में, इस पे भी मैं तुम लोग के लिए एक प्रॉपर वीडियो ले आऊंगी। तुम्हारी ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। नाउ अभी तुम्हें अपने इन सभी चीजों पे ध्यान देना है, जो कुछ भी मैंने तुम्हें अभी बताया है, तुम्हें ये सारी चीजें करनी है अच्छे से। देन ओनली तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा एंड डेफिनेटली यू विल गेट योर मेडिकल कॉलेज। So I hope this video helps you all. If this video helps you all, please do like, comment and subscribe, and thanks for watching.